Bismillahirrahmanirrahim. Before starting this lecture, I have a short disclaimer, and it is about these slides. I have taken these slides from learnprogramming.academy. Lecture is about reference versus objects versus instance versus class. दो इसमें हमने रेफरेंस बहुत कम यूज़ किया है, रेफरेंस का कीवर्ड। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस और क्लास हमने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किए हैं, ये वाली टर्मिनोलॉजीज। क्लास is like a blueprint and then object or instance have almost same meaning। और हम क्लास एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं या एक स्ट्रक्चर, ब्लैंक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसको फिर इंस्टेंशिएट करते हैं। तो हम इनफैक्ट उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो लेट्स यूज द एनालॉजी ऑफ बिल्डिंग अ हाउस। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बना लें या हाउस का एक ब्लूप्रिंट बना लें, तो उसके बाद आप उसकी फिजिकल जितनी मर्जी कॉपीज बना लें, जो फिजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं हाउसेस की, वो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी कर लें। लेकिन मेन चीज़ है कि उसके लिए जो एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया कि इसके रूम्स कितने होंगे, किस स्पेस में किस तरह एलोकेटेड होंगे और क्या डायमेंशंस होंगी, ब्ला ब्ला। सो दैट्स द ब्लूप्रिंट। तो वंस जब आप उसका एक फिजिकल इंस्टेंस क्रिएट कर देते हो तो उसको हम इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये नॉर्मली हम जावा में न्यू ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। और इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और इंस्टेंस भी कहते हैं। डेफिनेटली उस हाउस का, जो आप एक हाउस बिल्ड करेंगे, उसका कोई ना कोई फिजिकल लोकेशन होगी। एंड सिमिलरली जो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में जब ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। और जो हम ऑब्जेक्ट नेम या इंस्टेंस नेम लिखते हैं वो नॉर्मली उसका रेफरेंस होता है मेमोरी का, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस यकीनन बाइनरी में होगा और हम उसका एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। अब आप रेफरेंस की भी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप ये इंस्टेंस किसी और वेरिएबल को असाइन करेंगे, इट मीन्स कि आपने उसकी कॉपी क्रिएट की है और ये नया रेफरेंस भी उसी को पॉइंट कर रहा है। तो हम ये जो रेफरेंस है ये एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर्स को और मेथड्स को पास कर सकते हैं। इट्स लाइक कि हम कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस इनफैक्ट मेथड्स को या कंस्ट्रक्टर्स को पास कर सकते हैं। सो हियर इज जस्ट वन एग्जांपल। वी हैव अ हाउस क्लास with one variable which is private string color, and then constructor, getter and setter, and here is the main class with main method. So we created just an instance of this house class with name blue house. हमने उसको सिंपली ब्लू पास कर दिया स्ट्रिंग उसके कंस्ट्रक्टर में, और न्यू के साथ कंस्ट्रक्टर यूज करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब हम वंस अगेन अनदर हाउस, जो कि हाउस टाइप का ही है लेकिन उसको हम ब्लू हाउस असाइन कर रहे हैं। एंड देन हमने गेट कलर किया ब्लू हाउस डॉट गेट कलर मीन इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर मेथड। तो मेंबर मेथड गेट कलर कॉल किया, अनदर इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर मेथड। तो दोनों दफ़ा हमें ब्लू ही प्रिंट होगा क्योंकि एग्जैक्टली यही इंस्टेंस, ये जो अनदर हाउस है ये भी इनफैक्ट उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एंड देन सेट कलर, कलर चेंज करें और दोबारा गेट करें, ब्लू हाउस के थ्रू गेट करें या अनदर हाउस के थ्रू गेट करें, आपको रेडी मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक जगह ही पॉइंट कर रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, दो रेफरेंसेस बने हुए हैं उसके। अब एक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर उसका एक जस्ट रेफरेंस कॉपी हुआ, जबकि यहाँ पर हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस को अब अनदर हाउस को असाइन कर दिया। और अब जब करेंगे गेट कलर ब्लू हाउस तो रेड मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम रेड असाइन किया था। ग्रीन हाउस में ग्रीन मिलेगा क्योंकि ग्रीन हाउस हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया। और बाय द वे अनदर हाउस में भी गेट कलर करेंगे तो ग्रीन मिलेगा क्योंकि अब हम अनदर हाउस पहले ब्लू हाउस को पॉइंट कर रहा था, अब ग्रीन हाउस को पॉइंट कर रहा। सो इट्स लाइक कॉपिंग द रेफरेंस लाइक दिस।
हमारा ब्लू हाउस है जो कि पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, हाउस, और उसमें कलर की जगह ब्लू सेव्ड है। जब हम ब्लू हाउस असाइन करते हैं किसी डिफरेंट इंस्टेंस नेम को, तो ऐसा नहीं होता कि नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, क्योंकि हमने न्यू स्पेस हाउस नहीं किया तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इससे ऑब्जेक्ट एक ही कंप्यूटर की मेमोरी में रहेगा और वो ब्लू हाउस है या हाउस है जिसमें ये वेरिएबल सेट ब्लू किया हुआ। तो ब्लू हाउस पहले का रेफरेंस था जो उसके लिए क्रिएट हुआ, एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन हम डाटा प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम डाटा प्रिंट करेंगे तो हमें डेफिनेटली ब्लू मिलेगा, क्योंकि अनदर हाउस डॉट गेट कलर हमें ये रिटर्न करेगा और ब्लू हाउस डॉट गेट कलर भी हमें ब्लू ही रिटर्न करेगा। और अगर हम इसको येलो पास कर देते हैं तो ये येलो सेट कर देगा, वंस अगेन दोनों येलो ही प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ग्रीन हाउस के नाम से, तो अब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसमें कलर ग्रीन सेट है और इसका जो इंस्टेंस नेम है वो ग्रीन हाउस है। और इस लाइन के बाद अब अनदर हाउस जो कि पहले ब्लू हाउस को पॉइंट कर रहा था अब इधर पॉइंट कर रहा है। तो वंस अगेन हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, बल्कि इस दफा तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस टाइप जो है वो भी नहीं लिखी। पहले हाउस लिखा था यहाँ पे, हाउस अनदर हाउस, लेकिन अब क्योंकि वो पहले से डिफाइन डिक्लेयर हो चुका है तो अब दोबारा वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल करके, आइदर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हो या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अदरवाइज जब भी हम किसी क्लास टाइप का कोई इंस्टेंस हो उसको कोई और इंस्टेंस असाइन करें तो इट मीन्स कि हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट रेफरेंस। तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब हम न्यू के कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, दिस वर्सेस सुपर। बाय द वे हमने ये दोनों कीवर्ड बहुत यूज़ किए हैं, प्रॉपरली यूज़ किए हैं और ऑलमोस्ट इनके सभी यूजेज जो हैं वो हम ट्राई कर चुके हुए हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे दिस और सुपर कीवर्ड्स और मेथड कॉल्स। मेथड कॉल्स मतलब दिस के साथ जब हम पैरेंथेसिस यूज़ करें इट मीन्स इट्स लाइक अ मेथड कॉल और फंक्शन कॉल। तो सुपर को भी हमने ऐसे यूज़ किया, ऐसे भी यूज़ किया, और सिंपल सुपर डॉट करके भी यूज़ किया और दिस डॉट करके भी यूज़ किया। तो ये हम देखते हैं कि हमने कैसे यूज़ किया, जस्ट एक रिवीजन है। हम नॉर्मली सुपर कीवर्ड जो यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास के मेंबर्स या वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए। वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मेथड भी हो सकते हैं। तो मोस्टली जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो हम डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं कर रहे होते, तो मेथड्स के थ्रू कॉल करते हैं। तो सुपर डॉट आगे मेथड नेम करके हम मेथड्स कॉल कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने सुपर डॉट मैसेज वेलकम मैसेज का मेथड कॉल किया था। तो इसी तरह हम जो दिस कीवर्ड है वो विद इन अ क्लास, जिस क्लास में आप हैं उसके मेंबर्स, वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसे हम बहुत रूटीन में जब क्लास लिखते हैं तो क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर में जितने वेरिएबल सेट करते हैं तो दिस डॉट वेरिएबल नेम इक्वल टू सम वेरिएबल नेम। तो दिस डॉट मीन्स कि उसी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको हम रीड करते हैं। तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्टर में भी यूज़ करते हैं दिस डॉट करके, हम गेटर और सेटर्स में भी यूज़ करते हैं, दो के ये गेटर्स में जो है ये ऑप्शनल है कि हम जो वेरिएबल रिटर्न कर रहे होते हैं उसका दिस डॉट लिखना ऑप्शनल है कि आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मेथड्स का, ये हम आगे स्टैटिक मेथड्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। ओके जी, द कीवर्ड दिस, हमारे पास सिंपल एक हाउस क्लास है, वही प्राइवेट स्ट्रिंग कलर, और इसमें हमने दिस डॉट कलर और ये कलर असाइन किया। इसी तरह हमने यहाँ पर हम दिस डॉट कलर लिख सकते हैं गेटर के अंदर, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप दिस डॉट कलर लिखें या कलर लिखें एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस क्लास में जो वेरिएबल नेम कलर है वो इनफैक्ट यही एक क्लास वेरिएबल है या क्लास
फील्ड है। लेकिन सेटर के अंदर हमारे पास एक हम वेरिएबल पास कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम कलर लिखते हैं, और दिस डॉट कलर जिसको हम सेट कर रहे हैं, तो वो ये मेन इंस्टेंस वेरिएबल है जिसको हम सेट कर रहे हैं। सो हमने अभी फिलहाल यहां पर जो बात की है वो इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात की है। हम यही दिस जो है ये एज अ कॉल या एज अ मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करते हैं जरा। ओके जी, सुपर। जब हमने मेथड ओवरराइडिंग पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और मेथड ओवरराइडिंग में हमने से हमारे पास ये एक सुपर क्लास है, और सुपर क्लास में प्रिंट मेथड है, और सिंपली उसमें प्रिंटेड इन सुपर क्लास का एक मैसेज प्रिंट कराया हुआ। सब क्लास जो कि एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास से, उसमें भी हमने इस मेथड को, प्रिंट मेथड को ओवरराइड किया है, और इसमें हमने सुपर डॉट प्रिंट मेथड कॉल किया है, और देन हमने एक अपना मैसेज प्रिंट कर दिया। तो यूं हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये सब क्लास में ये वाला मेथड कॉल होगा अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यूं हम सुपर डॉट करके पेरेंट क्लास के मेथड्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेरिएबल्स हैं या फील्ड्स हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो हम नॉर्मली सुपर डॉट करके वेरिएबल्स नहीं एक्सेस करते, हम उनको गेटर और सेटर्स के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। सुपर का कीवर्ड हम इसलिए भी यूज करते हैं कि अगर हम सुपर कीवर्ड नहीं यूज करें, इट्स लाइक सेल्फ कॉलिंग, और तो ये इट्स लाइक कि इनफाइनाइट लूप की तरह ये फॉर एवर कॉल होता रहेगा अनटिल अनलेस कि मेमोरी फिल हो जाए या वो कोई एरर थ्रो कर दे, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एरर पास कर दे। सो हम सुपर कीवर्ड यूज इसलिए करते हैं कि ये इसको डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये जो सुपर डॉट है ये इनफैक्ट पेरेंट क्लास का मेथड है। ओके जी, नाउ दिस वर्सेस सुपर कॉल। हम पहले जो बात कर रहे थे, हम सुपर डॉट या दिस डॉट की बात कर रहे थे। इट्स लाइक कि हम मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। जिस तरह हम सुपर क्लास की किसी मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं तो इट्स लाइक कि हम किसी मेंबर को कॉल करना चाह रहे हैं, या दिस डॉट करके तो हम किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेकिन दिस और सुपर एज अ कॉल जो है इट्स लाइक कि ये इटसेल्फ कोई रेगुलर मेथड कॉल है जिससे हम फंक्शन कॉल करते होते हैं। तो दिस का फंक्शन तो हम कॉल करते हैं जब हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज लाइक हमने कहा कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप खुद लिख सकते हैं, और कुछ हिस्सा पार्शियल कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि आप सारे वेरिएबल्स पास करें। सो कुछ वेरिएबल्स आप पास कर सकते हैं और बाकी आप दिस डॉट करके जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर सकते हैं। नॉट दिस डॉट बल्कि दिस और फिर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स पास करके आप वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर जो है वो इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट, अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं एम्प्टी में या पार्शियल पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर में, तो सबसे पहली कॉल दिस की होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप एंड पे नहीं डाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है वो सुपर मेथड के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। सो अगर हम खुद से जो कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट्स या विदाउट पैरामीटर्स अगर हम नहीं इंक्लूड करेंगे तो जावा कंपाइलर खुद से सुपर के थ्रू वो इंसर्ट कर देगा कंस्ट्रक्टर को। और वंस अगेन अगर हम कॉल करना चाहते हैं किसी मेथड को, सॉरी कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को, तो सबसे पहली कॉल जो है वो सुपर की होनी चाहिए। से हम एक क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं, सब क्लास है, सब क्लास में जस्ट 2 फील्ड्स अपने हैं और 4 फील्ड्स ऐसे हैं जो कि सुपर के हैं, सुपर क्लास के हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सब क्लास का तो वहाँ पर आप सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और वो पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। सुपर जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हम लेटर इन दिस कोर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ेंगे और कंक्रीट क्लासेस भी पढ़ेंगे। तो लेकिन हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको सुपर क्लास में, दो के हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस नहीं क्रिएट करते, लेकिन जो भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कंक्रीट क्लास लिखी जाएगी तो उस टाइम पे यकीनन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सुपर का कीवर्ड हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दो के ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी सी आपको क्लियर नहीं हो पाएगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और कंक्रीट क्लास क्या है। हम इसको रिविजिट होपफुली करेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ रहे होंगे। तो आप दोनों सुपर कॉल भी कर सकते हैं और दिस भी कॉल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं कर सकते। या आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होंगे या आप अपनी ही क्लास के पैरामीटराइज्ड और पार्शियल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के कॉम्बिनेशंस बना रहे होंगे। सो ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये क्लास है रेक्टेंगल जिसके 4 फील्ड्स हैं एक्स वाई एंड देन विड्थ एंड हाइट, और हमने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया अपनी तरफ से जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, सबको 0 0 कर दिया, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने विड्थ और हाइट पास किए, बाकी दोनों को 0 कर दिया, और एक फुल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। अब आप देखें इसके अंदर बहुत सारा कोड रीयूज हो रहा है, लाइक वही कोड इधर है, ऑलमोस्ट वही कोड, 4 असाइनमेंट्स इधर हो रही हैं, 4 असाइनमेंट्स इधर, 4 असाइनमेंट्स इधर। तो ये वो चीज़ है जिसको हमें श्रिंक करने के लिए या कोड को रीयूज करने के लिए हम नॉर्मली दिस कॉल करते हैं। तो दिस के थ्रू हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कर लिख लें लाइक दिस वन, और फिर इसको बैकवर्ड यूज कर लें। दिस इज द बेटर वे, अ गुड एग्जांपल कि आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख लिया जिसको हम थर्ड कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। सेकंड कंस्ट्रक्टर में आप सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास करें और दिस करके दिस कॉल करें जो कि ये थर्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दो पैरामीटर्स आपने हार्ड कोड कर दिए और बाकी 2 यहाँ से पास कर दिए। एंड सिमिलरली आप रेक्टेंगल और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करें और इसमें 2 वैल्यूज पास की और वो डेफिनेटली ये वाला सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब हम उसको 2 वैल्यूज पास करें इट मीन्स के ये वाला कंस्ट्रक्टर पास कॉल होगा। इट्स परफेक्टली लाइक ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में आपका मेथड नेम सेम रहता है लेकिन पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो ये जो असाइनमेंट है या ये कंपाइलर सिंपली कर सकता है कि उसको पता है कि उसके पास एक कंस्ट्रक्टर 4 पैरामीटर्स के साथ है, एक कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर्स के साथ है। तो जब आपने दिस को 4 पैरामीटर्स से कॉल किया इट मीन्स कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब दिस को 2 पैरामीटर्स से कॉल किया इट मीन्स कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर सेकंड कंस्ट्रक्टर। सो इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो दिस का मेथड आपको हेल्प करता है एक पुअरली रिटर्न कंस्ट्रक्टर की बजाय, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स की बजाय आप ज़्यादा एफिशिएंट वे में कोड लिख सकते हैं। एंड हियर इज अ कंपैरिजन, अ बैड एग्जांपल वर्सेस अ गुड एग्जांपल। तो सेम एग्जांपल्स हैं जो साइड बाय साइड हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कोड रेप्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, जबकि इसमें कोड मिनिमम रेप्लिकेटेड है। सुपर कार में हमारे पास एक शेप क्लास है और शेप क्लास में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, फील्ड्स हैं एक्स और वाई, इन टाइप के, और साथ उसका कंस्ट्रक्टर है। हमने एक रेक्टेंगल क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड कर रही है शेप से और इसमें हाइट और विड्थ डाल दिए। और अब देखें आप पब्लिक रेक्टेंगल इंट एक्स वाई और इसको एक्स वाई पास कर दिए। नीचे हमने यहाँ पर फुल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा जिसको इंट एक्स इंट वाई और इंट विड्थ और हाइट पास किए। तो एक्स वाई हमने पास कर दिया सुपर कॉल करके, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो कि पहली लाइन होनी चाहिए हमेशा, और देन 2 पैरामीटर्स असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट में हम दिस करके ये वाला फुल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं जिसमें हम एक्स वाई पास कर दें, बाकी दोनों को 0 कर दें। सो एक वक्त में
यहाँ पर सुपर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर दिस यूज़ हो रहा है, एक वक्त में दोनों नहीं यूज़ कर सकते। और ये फर्स्ट कॉल होनी चाहिए, दिस की हो या सुपर की हो, ये फर्स्ट कॉल फंक्शन डेफिनेशन के साथ नेक्स्ट जो लाइन है उस पर सुपर या दिस कॉल आनी चाहिए। ओके जी, मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग वर्सेस ओवरलोडिंग। Once again, it's a recap. We have already discussed these two concepts in very detail. So overloading means कि हमारे पास दो different methods हैं और सेम क्लास में हैं, सेम नेम के साथ हैं, बट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और ये हमें हेल्प करता है इनफैक्ट कॉन्सेप्ट जब हम इनफैक्ट कोड को रीयूज, इसमें बेटर वे है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का। हम मल्टीपल मेथड लिख सकते हैं, से एक ही मेथड को मल्टीपल वे से लिख सकते हैं। जी, ओवरलोडिंग जो है इसका पॉलीमॉर्फिज्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट मोस्टली जो बाय द वे हमने पॉलीमॉर्फिज्म अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम विद इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। लेकिन हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन वैसे ले चुके हैं जिसको हम ओवरराइडिंग कहते हैं। लेकिन ओवरलोडिंग भी जो है इसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि कंपाइल टाइम पे या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है उसके मेथड नेम की बेस पे और रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट लिस्ट की वजह से। तो हम ये कह रहे हैं कि मेथड नेम तो सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट हैं, तो इस बेस पे उसका जो डेफिनेशन है वो इनफैक्ट चेंज हो जाती है। तो कंपाइलर उन नंबर ऑफ पैरामीटर्स या पैरामीटर टाइप्स से आइडिया लगा सकता है कि इनफैक्ट किस मेथड को कॉल किया गया है। वंस अगेन, ये स्टैटिक का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा। वी कैन ओवरलोड स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेथड्स, तो लेकिन ये है कि हम बाद में स्टैटिक को पढ़ते हैं तो फिर हम ये देख लेंगे कि उसको भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली ओवरलोडिंग जो है ये किसी हम सिंगल क्लास के इनसाइड हम नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हमने 2 मेथड लिखे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। लेकिन आप सब क्लास में भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। से मेन क्लास में एक मेथड लिखा और जो सब क्लास है, पेरेंट क्लास में एक मेथड लिखा और उसके चाइल्ड क्लास में या सब क्लास में आप डिफरेंट मेथड लिख सकते हैं सेम नेम के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, क्योंकि उसकी एक वर्जन जो है वो पेरेंट क्लास से इनहेरेंट करेगा। So there are only 2 rules. A method will be considered overloaded if both follow the following rules. Method must have the same method name. Method must have different parameters. So that's it. Name same होना चाहिए, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। और इसके बाद ये ऑप्शन है कि आप रिटर्न टाइप डिफरेंट रख लें, आप डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर रख लें। और बाय द वे ये एक्सेप्शन थ्रोइंग जो है अभी हमने नहीं पढ़ा और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस कोर्स का हिस्सा ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ थोड़ा सा इसको टच करें। मेथड ओवरराइडिंग मीन कि ये हम वैसे प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम किसी पेरेंट क्लास का कोई मेथड चाइल्ड क्लास में या सब क्लास में हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड मीन कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है उसको अगर उसी नेम उन्हीं पैरामीटर्स के साथ सेम नेम सेम पैरामीटर्स के साथ हम चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इट मीन्स कि अब ये मेथड जब चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होगा तो ये मेथड कॉल होगा, पेरेंट क्लास का मेथड नहीं कॉल होगा। लेकिन अगर उसी क्लास का कोई और चाइल्ड क्लास है और उसमें कोई मेथड उसके नाम का नहीं लिखा हुआ तो पेरेंट क्लास का कॉल होगा। इट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हम किसी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग इज आल्सो नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैच। तो ये इनफैक्ट कंपाइल टाइम पे इसका डिसीजन नहीं होता, बल्कि जब रन टाइम पे JVM जावा वर्चुअल मशीन डिसाइड करती है कि किसको कॉल करना है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ओवरराइड का जो एक एनोटेशन है ये नॉर्मली यूज़ करते हैं जब चाइल्ड क्लास में किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं। तो ओवरराइड के मेथड से जस्ट ऊपर वाली लाइन पे हम ओवरराइड के एनोटेशन यूज़ करते हैं, एट ओवरराइड। और इससे इनफैक्ट आपको एरर या कम से कम वार्निंग नहीं मिलती। अगर आप ओवरराइड लिख के और साथ नीचे जो मेथड है मेथड नेम को थोड़ा डिफरेंट टाइप कर देते हैं उसकी स्पेलिंग को, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी एटलीस्ट। और अगर आप उसको कंपाइल करेंगे तो आपको शायद एरर भी मिले, लेकिन अगर एरर नहीं मिलता तो इट मीन्स कि आप एक नया मेथड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, बहरहाल आप स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब इंस्टेंस मेथड्स को कर सकते हैं जो क्लास के इंस्टेंस मेथड्स हैं, लेकिन स्टैटिक मेथड्स को नहीं कर सकते। हम अभी आगे चल के देखते हैं स्टैटिक मेथड्स हैं क्या है। थोड़ा सा हमें नाम से भी आइडिया हो रहा है कि स्टैटिक मेथड्स जो हैं ये कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। So it must have same name and same arguments. Return type can be subclass of the return type in the parent class. So by the way, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम खैर बाद में पढ़ेंगे कि हम कोई सब क्लास या क्लास को भी एज अ रिटर्न पैरामीटर यूज कर सकते हैं। It cannot have a lower access modifier. For example, if the parent method is protected, then using private in the child class is not allowed, but using public in the child class would be allowed. So it's like कि आप लोअर एक्सेस मॉडिफायर जो है वो नहीं अलाउड आपको ओवरराइडिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि आप जो इनहेरिटेड मेथड्स हैं से चाइल्ड क्लास के अंदर जो इनहेरिटेड मेथड्स हैं वही आप ओवरराइड कर सकते हैं, और वो भी चाइल्ड क्लास के अंदर। कंस्ट्रक्टर या प्राइवेट मेथड्स जो है वो आप ओवरराइड नहीं कर सकते, और जो मेथड्स फाइनल के कीवर्ड्स साथ हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। एंड अगर आपको कोई सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना है तो सुपर डॉट मेथड नेम करके आप उसे सब क्लास में कॉल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास डॉग क्लास है और डॉग क्लास में बार्क का मेथड है, और सेम वही मेथड हमने आगे सब क्लास बनाई जर्मन शेफर्ड के नाम से एक्सटेंड्स डॉग, और हमने इसी मेथड को ओवरराइड किया। यहाँ पर डिफरेंट मैसेज प्रिंट कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट मैसेज प्रिंट कर दिया। सो ओवरलोडिंग में हमने एक ही क्लास में 2 मेथड बनाए हैं पार्क के नाम से। एक में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, दूसरे में 1 पैरामीटर पास किया, वो उसी मैसेज को बार बार प्रिंट कर रहा है, दो के ये फंक्शन भी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। तो ओवरराइड में फंक्शन की बॉडी में तो डिफरेंट कंटेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली सेम, उसका तो फायदा नहीं है, लेकिन फंक्शन नेम, मेथड पैरामीटर्स परफेक्टली सेम होने चाहिए, लेकिन बॉडी आप डिफरेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेथड नेम सेम होगा लेकिन इनपुट पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, सो इट्स ओवरलोडिंग। कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम कवर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें खैर अभी हमने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उनके डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। सो method overloading is about in fact functionality to reuse a method name with different parameters, whereas overriding is override a behavior which the class has inherited from the parent class. हम parent class का जो concept है same method को same name same parameter के साथ override कर देते हैं। So overloading mostly हम single class में करते हैं, लेकिन हम child class में भी कर सकते हैं कि parent class में एक method है तो उसका overloaded method child class में आ रहा है, और ये ओवरराइडिंग हमेशा 2 क्लासेस के इन बिटवीन होती है जिनमें इज आर रिलेशनशिप हो, पेरेंट एंड चाइल्ड। डेफिनेटली इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए, इसमें सेम पैरामीटर और सेम नेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकती है और इसकी रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। आर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, जो हमने कहा कि हम उसको क्लास रिटर्न कर सकते हैं इनफैक्ट, और इसमें डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें रूल ये है कि आप लोअर मॉडिफायर बट मे हैव हायर मॉडिफायर, आप लोअर मॉडिफायर नहीं यूज़ कर सकते। अगर पेरेंट
प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड जो है वो पब्लिक होगी। और यहाँ पर आप एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक्सेप्शंस थ्रो नहीं कर सकते। मतलब जो आपने मेन में थ्रो की है वही आप ओवर रिडन वर्जन में भी आप वही जो ओवर राइडेड वर्जन है उसमें भी वही एक्सेप्शन थ्रो करें। सो स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस मेथड, हम काफ़ी देर से स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड्स की बात कर रहे थे। तो स्टैटिक मेथड्स जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्टैटिक का मॉडिफायर लगाते हैं, जिससे हम नॉर्मली पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं PSVM, तो हमारा मेन मेथड जो है वो नॉर्मली स्टैटिक मेथड होता है। तो स्टैटिक मेथड जो है वो आपकी इंस्टेंस मेथड्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स को नहीं एक्सेस कर सकता डायरेक्टली। और मोस्टली हम स्टैटिक मेथड तभी लिखते हैं जब उसको कोई बहुत ज़्यादा डाटा या इंस्टेंस ऑफ ए क्लास नहीं चाहिए होता। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो दिस कीवर्ड है वो करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास कहलाता है। तो स्टैटिक मेथड्स में हम बहरहाल दिस कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। सो इट्स लाइक आपको खुद से, मतलब जब आप मेथड लिख रहे हैं किसी एप्लीकेशन के लिए और आपको कंफर्म है कि इसको कि कोई एक मेथड आपको लिखना है, से सिंपल मैसेज प्रिंटिंग करानी है कहीं पे, और आप उसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड नहीं यूज़ करना चाह रहे या आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो बेस्ट वे ये है कि आप स्टैटिक मेथड लिखें। सो वी हैव अ कैलकुलेटर क्लास, पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट सम इंट a इंट b, और हमने सिंपली a और b का सम प्रिंट कर दिया। मेन में हमने 2 नंबर्स पास किए और प्रिंट हेलो में ये देखें यहीं पे पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट हेलो और यहीं पे ये है। तो जब आपको कोई स्टैटिक मेथड कॉल करना है किसी क्लास का, तो आप क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड यूँ उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर विद इन अ क्लास, अब ये मेन क्लास के अंदर ही एक मेथड है, तो उसके साथ इस तरह का रेफरेंस यूज़ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रिंट हेलो भी करेंगे तो ये प्रिंट हेलो कॉल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर क्लास में एक स्टैटिक मेथड है, इंस्टेंस मेथड नहीं है, स्टैटिक मेथड है, और उसको हम बगैर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इंस्टेंस क्रिएट किए, हम इसको कॉल कर सकते हैं। जबकि इंस्टेंस मेथड में पहले आपको इंस्टेंस क्रिएट करना होगा और फिर वो इंस्टेंस का रेफरेंस डॉट या इंस्टेंस नेम डॉट मेंबर मेथड। सो ये वही हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंस मेथड बिलोंग्स टू इंस्टेंस क्लास, और इंस्टेंस क्लास पहले आपको सबसे पहले उसको क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप उसके सारे मेथड्स और वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स या फील्ड्स प्राइवेट हैं तो मेथड्स के थ्रू बहरहाल आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। So instance method can access instance methods and instance variables directly, can also access static methods and static variables directly. जबकि आप स्टैटिक में इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टेंस मेथड में स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनमें डिफरेंस ये है कि हम उसमें सिंपल पब्लिक और सम मेथड नेम लिखते हैं, या पब्लिक सम रिटर्न टाइप एंड देन मेथड नेम लिखते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड में पब्लिक स्टैटिक लिखते हैं और फिर रिटर्न टाइप और आगे मेथड नेम लिखते हैं। लाइक वी हैव पब्लिक वाइड बार्क, और मेन क्लास में हमने PSVM और ये उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया और कॉल टू इंस्टेंस मेथड कर दिया। तो ये सिंपल हमारी स्टैंडर्ड टेक्निक थी जो हम पहले भी करते हैं कि पहले इंस्टेंस क्रिएट करें और इंस्टेंस के थ्रू ही आप इस मेथड को कॉल करते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, इसके साथ कहीं पे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड जो कि आपको उसके फील्ड, इंस्टेंस फील्ड और वेरिएबल और मेथड नहीं चाहिए, तो बेस्ट है कि आप स्टैटिक मेथड यूज़ करें, और अगर आपको डाटा यूज़ करना है तो आप इंस्टेंस मेथड यूज़ करें।
ओके जी, स्टैटिक वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल। इससे पहले हमने पढ़ा स्टैटिक्स वर्सेस इंस्टेंस मेथड्स। तो हम नॉर्मली जब स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ कीवर्ड स्टैटिक लिखते हैं। अब हम मेथड्स की बात नहीं कर रहे, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो इनको नॉर्मली हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं। और ये सेम अगर हम कोई क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो सब शेयर करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम उस वेरिएबल को कहीं पर भी चेंज करेंगे तो वो हर जगह चेंज हो जाएगा। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे चल के कि हम उसके जितने भी इंस्टेंस होंगे, देखें एक क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल है, हमने उस क्लास के 2 इंस्टेंस क्रिएट किए। अब हम किसी भी इंस्टेंस के थ्रू उस वेरिएबल को सेट करेंगे तो इनफैक्ट सभी इंस्टेंसेस के अंदर वो वेरिएबल सेट हो जाएगा। एक में नहीं होगा बल्कि सब में हो जाएगा। इसका हम आगे एग्जांपल देखते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ जगहों पर इसको यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को। लाइक स्कैनर क्लास में जब हम कीबोर्ड को रीड करना चाह रहे होते तो हम नॉर्मली स्टैटिक वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं ताकि स्टैटिक मेथड्स उनको एक्सेस कर सकें डायरेक्टली। सो ये बेस्ट एग्जांपल है कि स्टैटिक वेरिएबल्स इनफैक्ट बिहेव कैसे करते हैं। हमारे पास हमने टॉप पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम की जगह प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग नेम लिख दिया और फिर उसका कंस्ट्रक्टर लिख दिया और प्रिंट नेम का एक मेथड बना दिया। मेन के अंदर मेन मेथड जो कि पब्लिक स्टैटिक वाइड, वंस अगेन ये मेथड स्टैटिक है। हमने 2 इंस्टेंस क्रिएट किए, रेक्स और फ्लफी। एक को रेक्स पास कर दिया, एक को फ्लफी पास कर दिया स्ट्रिंग में। लेकिन जब आप रेक्स डॉट प्रिंट नेम करेंगे या फ्लफी डॉट प्रिंट नेम करेंगे तो आपके पास दोनों आउटपुट फ्लफी आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये वेरिएबल स्टैटिक है और लास्ट टाइम आपने उसमें फ्लफी सेट किया है और वो पहले इंस्टेंस में भी वही सेट हो जाएगा क्योंकि आपने पहले इंस्टेंस क्रिएट किया। अगर तो आप यहाँ पे प्रिंट कर देते तो आपको ये यहाँ पर रेक्स मिल जाता और फिर दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करके फिर प्रिंट कर देते तो फ्लफी मिल जाता। लेकिन हमने दोनों पहले ये सेट किया तो ये क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है यहाँ पर ये सेट हो गया। लेकिन जब दूसरा इंस्टेंस क्रिएट किया तो ये उस क्लास का डिफरेंट, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि जब हम न्यू के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटायरली डिफरेंट एक फिजिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन क्योंकि उसका फील्ड स्टैटिक है तो वो शेयर्ड है सब इंस्टेंसेस के अंदर। यही बात हम पहले कर रहे थे कि जब आप फ्लफी उसको सेट कर रहे हो तो सब की जगह जहाँ जहाँ उसके आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वहाँ पर वो फ्लफी सेट हो जाएगा। और अब आप रेक्स डॉट प्रिंट नेम करें या फ्लफी डॉट प्रिंट नेम करें, ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 रेफरेंसेस नहीं है बल्कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें स्टैटिक जो वेरिएबल है वो सेम है, दोनों में कॉमन है। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स में हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ करते। इंस्टेंस वेरिएबल्स में हम नॉर्मली प्राइवेट टाइप पे रखते हैं और प्राइवेट कोई भी डाटा टाइप हो सकती है और वो उस क्लास से ही वो सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं। उनको हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं और फिर उनको मेथड्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। So every instance has its own copy of instance variable. Every instance can have a different value, state. Instance variable represents the state of an instance. So ये वही standard terminology हम पहले ही बात कर चुके कि static properties of the class जो हम फर्स्ट लेक्चर में। तो ये देखें यहाँ पर हमने उसको अब स्टैटिक नहीं रखा, इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। अब हम जब इसके 2 इंस्टेंस क्रिएट करके उनको प्रिंट करेंगे तो पहली बारी रेक्स प्रिंट होगा, अगली बार फ्लफी, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इस इंस्टेंस के लिए ये अलग से अवेलेबल है और इस इंस्टेंस के लिए अलग से अवेलेबल है। और ये प्योरली 2 कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हैं, एक रेक्स के नाम का, फ्लफी के नाम का। और इसमें जो नेम था वो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास करके वो भी अलग अलग सेट कर दिया और उनको प्रिंट भी करा दिया। तो ये डिफरेंस है इनफैक्ट इंस्टेंस वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में कि हम किसी वेरिएबल को अगर हम कॉमन रखना चाह रहे हैं, हर इंस्टेंस के अंदर हम सेम रखना चाह रहे हैं, तो हम मोस्टली उसको स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं ताकि किसी भी इंस्टेंस में जाएंगे आप, जब उसको लास्ट वैल्यू असाइन कर देंगे तो सारे इंस्टेंसेस में वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो स्टैटिक मेथड है वो हम तब बनाते हैं जब हमें
कोई डाटा इंस्टेंस का डाटा या इंस्टेंस का मेथड उसके अंदर नहीं, सिंपल प्रिंटिंग है या कुछ ऐसा की चीज़ है, तो हम स्टैटिक मेथड्स प्रेफर करते हैं जिसको हम कोई डाटा पास नहीं कर रहे, कोई रिटर्न नहीं करवा रहे कुछ। सो जी ये लेक्चर जो कि हमारा प्योरली कुछ टर्मिनोलॉजी इसके बारे में था, थोड़ा सा स्लाइड्स बेस्ड था, हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं इसके अंदर की, लेकिन हमने ओवरऑल जो हमारी कीवर्ड्स थे उनका एक या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसका एक हमने रीकैप किया है, या कुछ नई चीज़ें जैसा स्टैटिक मेथड है या स्टैटिक वेरिएबल है, कुछ नई चीज़ें भी पढ़ी हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक दैट इज़ अबाउट कंपोजिशन।